हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेनेसिस एडुजन। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बड़ी ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज का जो ये सेशन है ये CGL 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने इस सेशन में क्या किया, CHSL 2024 में आए हुए जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम क्या करेंगे इस सेशन में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले CGL 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि रिसेंटली एग्जाम हुआ है और आपको पता है कि दोनों एग्जाम का जो वेंडर है यानी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है वो TCS ही है। तो पेपर का लेवल लगभग आपको सेम देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस सेशन को ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। सबसे पहले क्योंकि CHSL 2024 में पूछा गया ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हेन द इंटीजर n इज डिवाइडेड बाय 5, जब एक इंटीजर n है मतलब कोई एक नंबर है उसको मैं अगर 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर 3 आ रहा है। व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 6n इज डिवाइडेड बाय 5। अब अगर क्या बोला, अगर 6n को मैं 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए इसका सबसे पहले मैं एक बेसिक अप्रोच बता देता हूं। अब बोला कि एक नंबर n है मतलब कोई नंबर n है, उसको अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर 3 आ रहा है। अच्छा बताइए तो ऐसा कौन सा नंबर है मिनिमम नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है या उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा जिसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो आप क्या बोलोगे, 5 + 3 आप जोड़ दो यानी 8। ठीक है, देखो ना आप 8 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, एक दफ़ा जाएगा और रिमाइंडर मेरा 3 आ जाएगा। इसका मतलब मुझे n का वैल्यू पता चल गया कितना है, 8 है। यानी 8 को अगर मैं 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। अब बोला अगर 6n को 5 से डिवाइड करो रिमाइंडर कितना आएगा, n का मतलब 8 है तो 6n का मतलब कितना होगा, तो आप बोलोगे 6 × 8 यानी 6 8 48। 48 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 9 45, रिमाइंडर आ जाएगा 3। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। इसका एक और थोड़ा कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम का, ये मैं बता देता हूँ, आप समझो इसको अच्छे से। देखो अगर कोई एक नंबर है n को अगर मैं किसी डिवाइजर d से डिवाइड कर रहा हूँ तो लेट अस अज्यूम अगर रिमाइंडर मेरा n को अगर मैं d से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर लेट अस अज्यूम 5 आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं n का 2 गुना को अगर d से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर भी मेरा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। n को मैंने d से डिवाइड किया, रिमाइंडर 5 है। अब डबल 2n मतलब n का 2 गुना को मैं d से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर का भी 2 गुना 10 हो जाएगा। ठीक है, n का अगर 6 गुना को अगर मैं d से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर का भी 6 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, वही n को मैं 5 एफ इंटीजर n को अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा था तो रिमाइंडर कितना आ रहा, 3 आ रहा। तो अगर मैं 6n को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा मेरा, आप बोलोगे रिमाइंडर भी 3 गुना हो जाएगा। तो सॉरी n क्या है, 6 गुना हुआ तो रिमाइंडर भी मेरा 6 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा मेरा रिमाइंडर। अब देखिए रिमाइंडर कभी भी आपका डिवाइजर से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। डिवाइजर मेरा क्या है, 5 है, तो मेरा रिमाइंडर तो कभी 18 नहीं होगा ना। तो फिर से आप काम करो, क्या करो, 18 को 5 से डिवाइड कर दो तो एक्चुअल में मेरा रिमाइंडर आ जाएगा 3। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस सेशन का रहने वाला ये क्वेश्चन है ना, ये CHSL एग्जाम में अभी आया था। लेस देन 10% बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया था, मतलब 90% बच्चे तो इसको अटेम्प्ट ही नहीं करते, क्योंकि क्वेश्चन को समझ ही में नहीं आता या क्वेश्चन उनसे बना ही नहीं था। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ एज इनकम इज इक्वल टू 125% ऑफ द इनकम ऑफ बी। ए की इनकम क्या है, बी का इनकम क्या 125% है। ठीक है, वाइल बी सेविंग्स आर 120% ऑफ द सेविंग्स ऑफ ए। ठीक है, जबकि क्या बोला, बी की सेविंग 120% है ए की सेविंग का। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 75% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए। अच्छा आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो सेविंग आएगा, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे सेविंग आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, दोनों का इनकम और एक्सपेंडिचर के रेशियो लिखता हूँ, ए लिखता हूँ इधर बी लिखता हूँ। ठीक है, पहले मैं EXP मतलब एक्सपेंडिचर के रेशियो लिखता हूँ ए और बी का। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 75% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए। बी का एक्सपेंडिचर क्या है, ए का 75% है। तो अगर मैं मानता हूँ, अज्यूम करता हूँ ए का एक्सपेंडिचर अगर 100 है तो बी का एक्सपेंडिचर कितना होगा, 100 का 75% 75 हो गया, यानी इसको रेशियो निकाल लो 4:3। तो ए और बी का एक्सपेंडिचर के रेशियो कितना आएगा, 4:3। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब आते इनकम पे आते हैं। इनकम ऑफ ए, एज इनकम इज 125% ऑफ द इनकम ऑफ बी। ए की इनकम कितनी है, बी का
125% है। तो बी की इनकम अगर 100 होगी तो ए की इनकम कितनी होगी? 125 होगी। तो रेशियो निकालोगे 25 5 125, 25 चौके 100, यानी दोनों का इनकम का रेशियो कितना आएगा? 5 4। ठीक है, अब देखो इनकम में से एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में से इनकम माइनस करोगे तो आपका आएगा सेविंग आएगा। सेविंग क्या कह रहा? इफ दी ये हो गया वाइल बी सेविंग इज 120% ऑफ द सेविंग ऑफ ए। बी की सेविंग कितनी है? ए का 120% है। तो अगर ए की सेविंग 100 है तो बी की सेविंग 120 होगी। तो रेशियो निकालोगे आप 5 6 आएगा, यानी इनका सेविंग का रेशियो कितना होगा? मेरा 5 6 होगा। ये आपका डेटा दिया हुआ है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो मैंने निकाल लिया। अब हमसे पूछ क्या रहा? देन हाउ मच आर बी सेविंग। तो बी की सेविंग कितनी है? एज ए परसेंटेज ऑफ द एज ए परसेंटेज ऑफ हर एक्सपेंडिचर। मतलब बोल रहा है कि बी का सेविंग जो होगा उसके एक्सपेंडिचर का कितना परसेंट है। बी का सेविंग कितना है? आप देखोगे 6 है, तो ये 6 जो है होगा ना, उसका एक्सपेंडिचर का 3 का कितना परसेंट होगा। ठीक है, इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना इसको। ठीक है, यहां से मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। एक्सपेंडिचर, इनकम और सेविंग का रेशियो निकला, लिखा मैंने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा और माइनस करूंगा। 4 चौके 16, अब 5 से 15, 16 और 15 का डिफरेंस कितना हुआ? आप बोलोगे 1 होगा, 1 यूनिट। ठीक है, अब फिर आप काम करो, इन दोनों का क्या निकालो आप? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके डिफरेंस निकालो। 5 6 के 30, 5 चौके 20, 30 और 20 का डिफरेंस आएगा 10 आएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 10। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 10। मुझसे पूछा क्या है? बी का जो देन हाउ मच है, बी का जो सेविंग है उसके एक्सपेंडिचर का कितना परसेंट है। बी का एक्सपेंडिचर कितना है? 3 है। अच्छा, 1 यूनिट का वैल्यू अगर 10 आया तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो आप बोलोगे 30 आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 10 आया तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 30 होगा। तो ये बोला है कि सेविंग जो होगा ना, 6 जो है ना 30 का कितना परसेंट है। ठीक है, निकाल लो 6 30 का कितना परसेंट है। तो आप बोलोगे 6 5 30, 5 से काटोगे 20, 20% जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर होगा ए। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये वाला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्रणव गेट्स 30% ऑफ द मनी ही हैड टू हिज वाइफ। प्रणव गेव, प्रणव क्या करता है? उसके पास जितने भी पैसे रुपए थे उसका 30% अपनी वाइफ को दे देता है, एंड 86% ऑफ द रिमेनिंग, और जो बाकी पैसे बच रहे हैं उसका 86% वो क्या करता है? अपने बच्चों को दे देता है, अपने 2 बच्चों को दे देता है। हाफ ऑफ द अमाउंट लेफ्ट वाज स्पेंड ऑन अदर थिंग, और जितने पैसे बचते हैं उसका आधा अमाउंट, उसका आधा करके क्या करता है? वो बाकी की चीजों में खर्चा करता है। एंड द रिमेनिंग अमाउंट, और उसके पास बचता कितना है? एट द एंड 98,000। तो आप एक काम करो यहाँ पर, तो हमसे क्या पूछ रहा है? एंड द इतना जो बाकी 98,000 बचा उसको बैंक में जमा कर दे रहा। हाउ मच मनी डिड ही हैव इनिशियल, तो शुरुआत में उसके पास कितने रुपए थे। तो अब एक काम करो, देखो यहाँ पे बोला है कि क्या लास्ट में उसके पास इतने रुपए बचते हैं। तो आप उसके बीवी को पैसे देने के बाद कितने पैसे बच रहे, बच्चों को देने के बाद कितने पैसे बचे, तो रिमेनिंग पैसे आप निकालते जाओ। मैं अज्यूम करता हूँ कि शुरुआत में उसके पास 100 रुपये थे, शुरुआत में उसके पास 100 रुपये थे। अब क्या बोलता है? 30% जो पैसा है ना उसके बाद अपनी बीवी को दे देता है। तो आप बोलोगे अगर 30% अपनी बीवी को दे देगा तो बचेगा कितना उसके पास? तो बचेगा 70% बचेगा। ठीक है, तो x का यानी 100 रुपये उसके बाद से शुरू में 30% दे दिया तो 70% बचा, लिख लो, यानी इतने रुपए उसके पास बचे अपनी बीवी को देने के बाद। एंड 86% ऑफ द रिमेनिंग, यानी जो पैसे बच रहे बीवी को देने के बाद उसका 86% बच्चों को दे देता है, 2 बच्चों को दे देता है। तो 86% अगर दे दिया तो बचेगा कितना? तो आप बोलेगा 14% बचेगा। 100 में से 86 माइनस करो तो 14%, यानी इसका 14% बचा फिर मेरे पास। ठीक है, तो बच्चों को देने के बाद इतना पैसा बचेगा। एंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग, और इसका आधा क्या करता है? वो बाकी की चीजों में खर्चा करता है। तो आधा अगर बाकी की चीजों में खर्चा करता है तो आधा बचता होगा, तो बचा कितना? आधा बचेगा, यानी हाफ। अरे हाफ निकाल लोगे तो हाफ ही बचेगा ना, क्योंकि कोई भी चीज होता है टोटल 1 यूनिट होता है, आधा निकाल लोगे तो आधा बचा, यानी टोटल उसके बाद एट द एंड इतने रुपए बचे। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोल रहा है? 98,000 बचा। इक्वल कर लो। ठीक है, अब सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, एक्स का वैल्यू निकालो, आंसर हो जाएगा आपका। निकालता हूँ 14 7 98 7000। ठीक है, 1 0 1 0 काट लो, 7 से काटोगे 7 एकम 7, यानी 100 हुआ। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। 100 इंटू इधर देखो कितना होगा, इधर होगा आपका 10,000 इंटू 2 20,000 होगा।
20,000 को 100 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 20 लाख होगा, जो कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आसान था, आप रिमेनिंग निकालते जाओ, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग ऑन आर्टिकल फॉर 86 इज ट्वाइस द लॉस ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर 53। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई भी एक दुकानदार है, मान लीजिए, उस दुकानदार के पास मान के चलिए कि कोई एक आर्टिकल है, कोई एक सामान है, ठीक है। अब पहले उसने क्या किया, उस सामान को 53 रुपीज़ में बेचा, तो 53 रुपीज़ में बेचने के बाद क्या हुआ, उसको कुछ लॉस हुआ, ठीक है, कुछ लॉस हुआ, 53 में बेचा। लेकिन अगर उसी सामान को अगर वो 86 में बेचता, उसी सामान को अगर वो 86 में बेचता, तो जितना लॉस हो रहा है ना, उसका डबल प्रॉफिट होता, जितना लॉस हो रहा है उसका डबल प्रॉफिट होता। तो आपसे पूछा कि कॉस्ट प्राइस क्या है। इसको पहले मैं बेसिक से बता दूं, बेसिक से समझिए आप। बोला कि 53 में बेचने पर जितना लॉस हो रहा है, 86 में बेचने पर उसका डबल प्रॉफिट होता है। तो मैं अज्यूम करता हूं कि 53 में बेचने पर 100 रुपये का लॉस हो रहा है, उसने 53 में बेचा ना, तो मैं अज्यूम करता हूं लेट लॉस कितना हुआ, x का हुआ, ठीक है। और 86 में बेचने पर उसको प्रॉफिट कितना होगा, तो बोला जितना लॉस हुआ ना उसका डबल प्रॉफिट होगा। तो x लॉस हुआ तो 2x क्या होगा मेरा, 2x मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब मुझसे पूछा है कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ध्यान दीजिए आप इस पे। लॉस कब होता है, तो आप बोलोगे जब CP माइनस SP होगा। CP माइनस SP जब होता है तो लॉस होता है, मतलब जब कॉस्ट प्राइस हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, CP इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलोगे CP इक्वल टू लॉस प्लस SP होगा, ठीक है। तो यहाँ पे CP इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉस कितना है, x प्लस SP 53। अब ध्यान दीजिए, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलोगे जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, तो माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस को इधर लाओगे, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलोगे SP माइनस का प्रॉफिट। तो यहाँ से CP इक्वल टू कितना हो जाएगा, SP कितना है 86, माइनस का प्रॉफिट कितना है 26। अच्छा देखो आर्टिकल तो सेम है, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस तो इक्वल होगा, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस को इक्वल कर दो, यानी x प्लस 53 इक्वल टू 86 माइनस का 22x। माइनस का 22x को इधर लाओगे तो कितना होगा, 3x हो जाएगा, और 86 माइनस 53 होगा, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 33 होगा। तो x इक्वल टू कितना होगा, 11 आएगा। तो मुझसे पूछ क्या रहा है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो कॉस्ट प्राइस तो यही है ना, इसमें बैठा दो, CP इक्वल टू होगा 53 प्लस 11, 64 रुपये होगा आंसर आपका 64, ठीक है, 64 हो जाएगा आपका आंसर होगा। अब देखिए इसी को शॉर्ट में हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। बोला 86 में बेचने पर प्रॉफिट हो रहा, 53 में बेचने पर लॉस हो रहा है, तो 86 और 53 का आप डिफरेंस निकाल लो, कितना आएगा, 33 आएगा, ठीक है। अच्छा 86 में बेचने पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो 53 में बेचने पे जितना लॉस हो रहा है उसका डबल। तो मैं मान लेता हूँ कि 53 में बेचने पे 1 यूनिट का अगर लॉस हो रहा है, तो 86 में बेचने पे 2 यूनिट का प्रॉफिट होगा। तो क्या आप काम करो, दोनों का डिफरेंस जो होगा उसको 2:1 में डिवाइड कर दो। तो 2:1 का मतलब कितना होगा, 2 + 1, तो आप बोलोगे 3 होगा। तो 3 यूनिट का वैल्यू 33 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू अगर 33 है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो डिवाइड कर दो, कम आएगा तो 11 आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 11 है, तो 2 यूनिट का मतलब कितना होगा, तो आप बोलोगे कि इंटू 11 कर देंगे यानी 22 होगा। 1 यूनिट का मतलब इंटू 11 कर देंगे 11 होगा। इसका मतलब समझो आप 86 में बेच रहा है तो 22 रुपये का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और 53 रुपये में बेच रहा है तो 11 रुपये का क्या हुआ, उसको लॉस हुआ। तो CP कितना होगा, 53 में बेचा तब 11 का लॉस हुआ, तो इसका मतलब 53 + 11 यही मेरा क्या होगा, CP 64। या बोलोगे 86 में बेचा तो 22 का प्रॉफिट हुआ, तो CP कितना होगा, 86 का माइनस 22 करोगे 64 ही आएगा, दोनों केस में आंसर होगा मेरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलो, अ 2 डिजिट नंबर इज 12 मोर देन 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। बोला कि एक 2 डिजिट का एक नंबर है, तो वो जो नंबर है ना, वो डिजिट का अपन उस डिजिट के सम के 5 गुना से 12 ज्यादा है। द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज, अब बोल रहा है क्या, अगर डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए तो रिवर्स करने के बाद जो नंबर बनेगा क्या आएगा, इज 9 लेस द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल वाले नंबर से क्या होगा, 9
कम होगा तो पूछ रहा हमसे नंबर क्या है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन। सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? ऑप्शन। ऑप्शन में पहले क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर मैं डिजिट को चेंज कर दूं, उल्टा कर दूं, जैसे एक नंबर है 96, डिजिट को रिवर्स करने के बाद वो नंबर क्या हो जाएगा? 69 हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो नया नंबर आएगा वो क्या होगा? 9 कम होगा पहले ओरिजिनल वाले नंबर से। देखो 96 नंबर था, तो 96 को अगर मैंने डिजिट रिवर्स करके 69 लिख दिया, तो 69 जो है 96 से कितना कम है? तो आप बोलोगे कितना? 70। तो यानी 9 तो कम नहीं है, 9 से ज़्यादा है, डिफरेंस 9 से ज़्यादा है। ठीक है, 78 है, 78 को अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो 87 हो जाएगा। ठीक है, 78 और 87 का डिफरेंस कितना है? तो आप बोलोगे 9 है। इसका डिफरेंस कितना है? 9 है। तो हाँ, ये मेरा आंसर हो सकता है। आगे और चेक कर लेता हूँ। 87 है। ठीक है, 87 को चेंज करूँगा तो 78 हो जाएगा। ठीक है, तो 78 है, 87 है। अच्छा, ये मेरा गलती होगा। क्यों गलती होगा मैं बता देता हूँ। क्योंकि क्या बोल रहा? द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट को रिवर्स करने के बाद, उल्टा करने के बाद जो नंबर आएगा वो 9 कम होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 78 को मैंने चेंज करके 87 लिख दिया, तो ये तो 9 ज़्यादा आ रहा है ना, ये तो नंबर बात है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, इसका डिफरेंस ये देखो कि हाँ भैया ये 9 कम आ रहा। ठीक है, ये 9 ज़्यादा आ रहा था, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। और 69 को 96 हो जाएगा, तो ये तो भैया होगा ही नहीं, 9 से ज़्यादा है डिफरेंस इसका। ठीक है, तो इस तरह हमारा सिंपल में आंसर हो जाएगा 87। इसको अगर सॉल्व करने जाओगे तो काफ़ी बड़ा बनता है। ठीक है, सबसे बेस्ट क्या है? आप ऑप्शन से करो। तो मैंने एक ले लिया, फिर आप पहला वाला जो क्राइटेरिया उसको भी आप सेटिस्फाई करा के दिखा सकते हो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक 2 डिजिट का नंबर है, जैसे मेरा आंसर आया 87। ठीक है, तो 87 क्या बोल रहा है? बोले उसका डिजिट का सम 8 और 7 का सम कितना होगा? तो बोलोगे 8 7 होगा 15 होगा। इसका 5 गुना से 12 ज़्यादा, तो 15 5 75, 5 गुना 75 आया। अब देखो तो 87 के 75 से 12 ज़्यादा, हाँ 12 तो ज़्यादा, तो ये भी सेटिस्फाई करा कंडीशन, तो मेरा आंसर बी हो जाएगा। सॉरी, आंसर सी हो जाएगा, 87। हाँ, देखिए अगर आप में से कोई भी लोग या आपके दोस्त वगैरह कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि रेलवे के एग्जाम भी आने वाले हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है, शॉर्ट नोटिस आ चुका है, आपके एनटीपीसी का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आ जाएगा, और आपका फॉर्म फिलअप सितंबर 14 से शायद स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप में से कोई भी लोग अगर स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हुआ, एसएससी, रेलवे या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे इंस्टीट्यूट आईबीटी बेहाला से जुड़ सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं आपको क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। तो आपको सबसे पहले तो जेनेसिस ऐप सपोर्ट, हमारा अपना ऐप है, उसमें आपको ऐप सपोर्ट मिलेगा, 24 आवर आपको सपोर्ट मिलेगा, और आपका लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा। मतलब उसमें जो आपको वीडियोज़ रहेंगे, जो आपके उसमें मॉक रहेंगे, वो आप लाइफ टाइम उसको अप्लाई कर पाओगे। मतलब ये नहीं कि वैलिडिटी बोल के कुछ नहीं है कि 6 मंथ 1 ईयर का वैलिडिटी नहीं है, आप उसको 2 साल 3 साल 4 साल जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं होता, आपको ऐप का सपोर्ट मिलता रहेगा। साथ ही साथ आपको डिजिटल कंटेंट होगा, आपके स्मार्ट क्लासेस वगैरह होंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे, और ऑब्वियसली एक्सपर्ट फैकल्टी होंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग में से कोई भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग ये दिए गए जो नंबर है इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट करें, और जल्द से जल्द आप लोग एडमिशन ले लें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सुरेश स्टडीज द पैटर्न ऑफ डेली सेल ऑफ ए शॉप। सुरेश क्या करता है? डेली सेल कितना होता है उसके बारे में वो क्या करता है? स्टडी करता है। ही फाइंड्स दैट ऑन मंडे द सेल वाज डिक्रीज बाई 10%। सो वो देखा कि उसने मंडे को सेल जो है 10% डिक्रीज किया टू द सेल ऑन संडे। मतलब संडे को जितना भी सेल था, मंडे को क्या हो उसका 10% डिक्रीज कर दिया। ठीक है, ऑन ट्यूसडे द सेल वाज इंक्रीज बाई 10% इन कंपैरिजन टू द सेल ऑफ मंडे। और मंडे को जितना सेल था, ट्यूसडे को क्या हुआ उसका 10% इंक्रीज हुआ। इफ द सेल ऑन ट्यूसडे हुआ 1485 रुपये। आप क्या बोल रहे? अगर ट्यूसडे को मेरा 1485 रुपये सेल हुआ, तो संडे को कितना रुपया सेल हुआ था? चलो देखते हैं, आसान क्वेश्चन है। अज्यूम कर लो आप संडे को 100 रुपये का सेल हुआ था, संडे को 100 रुपये का सेल हुआ था। अब मंडे को क्या बोला? सेल 10% डिक्रीज किया, तो 10% अगर डिक्रीज किया तो आप बोलोगे 90% हो जाएगा सेल। तो मंडे को मेरा इतना सेल हुआ। फिर क्या बोला? ट्यूसडे को 10% इंक्रीज किया सेल, तो 10% इंक्रीज किया तो आप बोलोगे 110% हो जाएगा। तो ये मेरा सेल क्या है? ट्यूसडे का है, लेकिन ट्यूसडे का सेल तो बोला 1485 है, 1485 है। तो संडे का सेल यानी एक्स की वैल्यू बताना। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। देखो 0 0 0 0 कट जाएगा, 11 से काटो, 11 के में 11, 11 3 33, 11 5 55, 9 से काट लो, 9 1 कम 9, 9 5 45, यानी आया 15 आया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, x इक्वल टू 15 इंटू 100, 1500 हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, आसान था बहुत। क्वेश्चन 7 पे आते हैं। क्वेश्चन 7, प्रदीप सेल्स
2 फैंस एट 480 रुपीज ईच एंड बाई डूइंग सो ही गेन्स 20% ऑन वन फैन एंड लूज 20% ऑन दी अदर। प्रदीप क्या करता है, उसके पास 2 फैन है, दोनों फैन को वो 480 रुपये बेचता है ईच, मतलब पहले फैन को भी 480 रुपये में बेच रहा है, दूसरे फैन को भी 480 में बेच रहा है। ठीक है, पहले फैन पे क्या होता है, उसको 20% का लाभ होता है और दूसरे फैन पर उसको 20% की लॉस होती है। हिज लॉस ऑन द होल, तो बोला कि ओवरऑल मतलब दोनों के मिलाकर टोटल उसको कितना लॉस हुआ, ये पूछ रहा हमसे। चलिए देखते हैं। ठीक है, पहला फैन का कितना सेलिंग प्राइस है, देखो मैं क्या कहता हूँ 2 लिख लेता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट फैन, यहाँ पे सेकेंड। पहले फैन का तुम्हारा सेलिंग प्राइस कितना है, 480 है, दूसरे का भी 480 है। ठीक है, पहले फैन को बोल रहा है कि 20% के लॉस पे बेच रहा है। अच्छा सॉरी, पहले फैन पे उसको 20% का प्रॉफिट होता है। 20% का प्रॉफिट होना, अगर मैं 20% प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ तो मैं कितने परसेंट पे बेच रहा हूँ, तो आप बोलोगे 120% पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 120% का वैल्यू 480 है। ठीक है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, तो 0 0 काट दो, 12 चौके 48, 1% का मतलब 4 रुपये हो रहा। तो CP इसका मतलब 100% का वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे 100% यानी CP का वैल्यू हो गया 400, हो गया खत्म। दूसरे फैन में 20% का लॉस होता है, इसका मतलब 80% में बेच रहा, 80% का वैल्यू 80 है, तो 1% का वैल्यू 1 ही आएगा ना, तो तुम्हारा CP कितना हो गया, 100 रुपये होगा, 100% का वैल्यू 100 आएगा। ठीक है, अब अच्छा ओवरऑल पूछा ना, तो दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आप बोलोगे यहाँ इसका सेलिंग प्राइस 400 है, रुको सॉरी यहाँ पे गलती हुआ है मेरा, 480 होगा ना। ठीक है, 80% की वैल्यू 480 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 0 0 काट जो 8 6 48 6। ठीक है, तो मेरे कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 600 आ जाएगी। तो दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा आपका, और दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है, 480 प्लस 480, तो 1000 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस है, 960 रुपये आपका सेलिंग प्राइस है। तो लॉस कितना हुआ, 40 रुपये का लॉस हुआ। 40 रुपये का लॉस हुआ किस पे, 1000 पे, तो 100 पे कितना का लॉस होगा, 2 0 2 0 1 0 यानी 4% की लॉस हुई। ठीक है, क्या हुआ, फिर लॉस ऑन होल ओ रुपीज़, सॉरी लॉस उसका रुपये में पूछ रहा है, मेरा परसेंटेज नहीं पूछा। तो 40 रुपये का लॉस हुआ ना, 1000 में खरीदा 960 बेचा, 1000 में खरीदा 960 बेचा, तो 40 रुपये का लॉस हुआ, आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आपको अमाउंट पूछ रहा था, ये परसेंटेज नहीं पूछ रहा था, तो 40 रुपये का लॉस हुआ मेरा। क्वेश्चन 8। ठीक है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू इन 15 ईयर्स। कुछ रुपए है मेरे पास, वो रुपए क्या होते हैं ना, 15 साल में 5 गुना हो जाते हैं। कुछ रुपए 15 साल में 5 गुना हो जाते हैं। देखिए मान लीजिए कि मैंने 1 रुपये जमा किया था बैंक में, तो 15 साल में क्या हुआ, 5 गुना हो गया मेरा अमाउंट। 15 साल में 5 गुना हो गया, 5 गुना हुआ तो अमाउंट हुआ ना। ठीक है, तो आप यहाँ से ध्यान से देखो, तो आप बोलो तो इसका मतलब मुझे इंटरेस्ट कितना मिला। 1 रुपये जमा किया था मैंने, अमाउंट मेरा 5 रुपये होगा, तो इंटरेस्ट मिला मुझे कितना, 4 रुपया मिला। इंटरेस्ट मिला मुझे 4 रुपया। ठीक है, तो 4 रुपया इंटरेस्ट कितना साल में मिला मुझे, 15 साल में मिला। अब क्या बोल रहा है, इफ द सम वाज इन्वेस्टेड ट्वाइस द टाइम, अगर वो रुपए वो अमाउंट यानी जो 1 रुपये जो मेरा अमाउंट था, अगर उसको मैं डबल टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, ट्वाइस द टाइम, मतलब शुरुआत में कितना समय के लिए इन्वेस्ट किया मैंने, 15 साल के लिए। अब बोला डबल समय के लिए, इसका मतलब अगर 30 साल के लिए मैं इन्वेस्ट करता तो मेरा अमाउंट क्या होता, व्हाट वुड बी द फाइनल अमाउंट, तो मेरा अमाउंट होता कितना। देखिए कैसे बनाएंगे, 15 सालों में मुझे इंटरेस्ट मिला कितना, तो आप बोलोगे इंटरेस्ट मिला 4 रुपया। 15 साल में इंटरेस्ट कितना मिला मुझे, 4 रुपया। अच्छा, तो 30 साल में मतलब डबल, अगर टाइम को डबल कर दूंगा तो इंटरेस्ट भी मेरा क्या होगा, डबल होगा। तो 30 साल में मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे 30 साल में इंटरेस्ट 8 रुपये मिलेगा। 15 साल में इंटरेस्ट अगर 4 रुपये मिला, तो 30 साल में मेरा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 8 रुपया होगा। मैंने जमा कितना किया था, 1 रुपया, मेरा प्रिंसिपल 1 रुपया था। अगर प्रिंसिपल 1 रुपया हो रहा, 8 रुपया मेरा इंटरेस्ट मिल रहा, तो मेरा अमाउंट कितना होगा, तो आप बोलोगे अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी अमाउंट मेरा 9 टाइम्स हो जाएगा। अमाउंट मेरा कितना होगा, प्रिंसिपल का 9 टाइम्स हो जाएगा, तो अमाउंट बिकम्स 9 टाइम्स, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 4 रुपये इंटरेस्ट मिला 15 साल में, तो 30 साल में 8 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। 8 रुपये इंटरेस्ट मतलब अमाउंट ना हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन के क्वेश्चन जो है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, CHSL में भी काफ़ी पूछे गए थे। ठीक है, देखिए इसको,
इन इलेक्शन कंटेस्टेड बाई 2 कैंडिडेट, एक इलेक्शन हुआ, 2 लोगों के बीच में लड़ा गया। 1 कैंडिडेट गॉट 42% ऑफ द टोटल वोट्स एंड स्टिल लॉस बाई 800 वोट्स। एक जो कैंडिडेट था उसको 42% वोट मिला, फिर भी वो क्या हुआ, 800 वोटों से हार गया। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स डेट वेर कास्ट। तो टोटल कितने वोट हुए थे, टोटल कितने लोगों ने वोट दिया था। तो वोट आपको पता है 100% होते हैं कभी भी, ठीक है। 100% लोग वोट देते नहीं है, पर जितने भी वोट दिए जाते हैं उनको हम 100% वोट कंसीडर करते हैं, ठीक है। 100% वोट में से, ठीक है, 2 कैंडिडेट हैं, दोनों को वोट मिलेंगे कुछ कुछ। एक कैंडिडेट को कितना वोट मिला, 42% मिला, फिर भी बोला वो हार गया, तो इसका मतलब भैया ये लूजर है, ठीक है। इसके नीचे मैं पीछे एल लिख रहा हूँ। अच्छा, 100 में से 42% वोट लूजर को मिल गया, तो विनर को कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे विनर को मिलेगा 58%, ठीक है। लूजर को अगर 42% मिला तो विनर को 58% वोट मिलेगा। मुझे बताइए तो विनर ने इसको वोट परसेंटेज का बात करूँगा, इसको 42% वोट मिल रहा है, इसको 58%, तो परसेंटेज के हिसाब से इसने इसको कितना परसेंट वोटों से हराया है, तो आप बोलोगे 16% वोटों से हराया है, क्योंकि इसको 16% ज़्यादा मिला ना, ठीक है। 16% वोटों से हराया परसेंटेज के बेसिस पे। लेकिन अगर मैं नंबर्स ऑफ वोट के बारे में बात करूँगा तो आप बोलेंगे 800 वोटों से हराया, ठीक है। और परसेंटेज बोलूँगा तो आप बोलेगे 16%, इसका मतलब 16% का मतलब ही कितना होगा, 800 वोट होगा। तो 16% का मतलब अगर 800 वोट है तो 1% का मतलब कितना वोट होगा, तो आप बोलोगे कम होना चाहिए, तो डिवाइड कर दो। तो मुझसे पूछ रहा है कि टोटल कितने वोट हुए, तो मुझे पता है ना टोटल वोट कितने हैं, 100% है। तो 1% की वैल्यू अगर 800/16 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 800/16 × 100, 16 5 80 50, यानी टोटल वोट कितने थे, 5000 थे, टोटल वोट 5000 थे, ओके। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अ मैन कैन रो अ बोट, ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम से भी क्वेश्चन काफ़ी आए थे आपके, हर शिफ्ट में ये देखा गया था, एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है बोट एंड स्ट्रीम का, तो इसको भी आप अच्छे से करके जाइए। अ मैन कैन रो अ बोट एट ए स्पीड 8 km/h इन स्टिल वाटर। अच्छा, स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है, स्टिल वाटर का मतलब पानी शांत है, पानी रुका हुआ है। तो अगर पानी रुका हुआ है, पानी का कोई स्पीड है ही नहीं, तो पानी की स्पीड क्या होगा, 0 होगा। तो पानी की स्पीड अगर 0 है तो बोट जो चल रही है, तो जो बोट की अपनी स्पीड होगी वही स्टिल इन वाटर होगी, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर होगी, ठीक है। तो बोट की स्पीड कितनी दी गई है, 8 km/h। इट टेक्स थ्राइस एज लॉन्ग टू रो अप स्ट्रीम एज इट डज टू रो डाउन स्ट्रीम। अब क्या बोल रहा है, डाउन स्ट्रीम जाने में जितना भी टाइम लगता है, अप स्ट्रीम में उसका 3 गुना टाइम लगता है, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो इस क्वेश्चन में आसान टाइप का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। इस क्वेश्चन में आप एक तरीके याद कर लीजिए, आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा आप, कि बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम जाने में जितना भी समय लगता है, अप स्ट्रीम में उसका 3 गुना टाइम लगता है, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि मुझे ए से बी जाना, पॉइंट ए से पॉइंट बी। डाउन स्ट्रीम में क्या मतलब पता है आपको, जब पानी की जो धारा होती है, पानी की जो लहर होती है, ठीक है, पानी की लहर है, ये मान लीजिए समुंदर है, ठीक है, ये दरिया है आपकी, और मैं यहाँ से बोट लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मेरा बोट और पानी के जो मतलब डायरेक्शन है, जो स्पीड पानी का जो दिशा में फ्लो कर रही है, उसका डायरेक्शन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो उसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अगर बोट की स्पीड b है, वाटर की स्पीड w है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, b+w होती है। अब अगर क्या हो रहा है, पानी तो इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, लेकिन मैं बोट अगर उल्टा लेके जा रहा हूँ ऐसे, इसको कहा जाता है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या होता है, जो रिलेटिव स्पीड होता है वो b-w होता है, ठीक है। तो अगर मैं a से b गया, मुझे डाउन स्ट्रीम मिला, तो b से a आऊँगा तो क्या होगा, अपस्ट्रीम होगा। इसका मतलब दोनों में डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप कॉन्सेप्ट कि डिस्टेंस सेम होता है, ठीक है। एक बार मैं जा रहा हूँ, डाउन स्ट्रीम मिल रहा, दूसरी बार अगर मैं आऊँगा तो अपस्ट्रीम मिलेगा, तो डिस्टेंस सेम कर लो। तो डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। एक दफ़ा डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, एक दफ़ा अपस्ट्रीम में जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं स्पीड। चलिए पहले मैं डाउन स्ट्रीम के बारे में लेता हूँ। तो डाउन स्ट्रीम में अगर जा रहा हूँ तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होती है, b+w, और टाइम नहीं पता, मान लीजिए कि डाउन स्ट्रीम में उसको 1 यूनिट टाइम, ठीक है। अपस्ट्रीम में आता है, अब डिस्टेंस आता है अपस्ट्रीम में, तो अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, b-w, और अपस्ट्रीम में टाइम कितना लग रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन में कि डाउन स्ट्रीम में जितना भी लग रहा है उसका 3 गुना लग रहा है। तो डाउन स्ट्रीम अगर 1 यूनिट टाइम लग रहा है, तो अपस्ट्रीम में 3 यूनिट टाइम लगेगा,
ठीक है। तो मुझसे पूछ रहा है कि पानी की स्पीड कितनी है। चलो बी की स्पीड तो ऑलरेडी दी हुई है ना, बी की स्पीड दी हुई है, यानी बोट की स्पीड दी हुई है 8 किलोमीटर पर आवर। तो बी की जगह पे 8 पुट कर लो, 8 + W इंटू 1 छोड़ दो, 8 - W इंटू 3, चलो मल्टीप्लाई करो। 8 + W = कितना होगा 24 माइनस का 3W, -3W को इधर लेके आओ तो W + 3W कितना 4W हो जाएगा, और 24 - 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो W का मतलब कितना होगा, वाटर की स्पीड 4 × 16 4 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इतने ही थे इस सेशन में जो क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, फिर बाद में आप लोग थोड़ी देर बाद उसका अगर आप नहीं बना पा रहे हैं या आपका टाइम ज़्यादा लग जा रहा है तो आप उसको सॉल्यूशन आप देख लेना, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।